अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर वेब पेज का बनाने के लिए हम HTML को यूज़ करते हैं, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो जहाँ पे हम HTML को लिखते हैं हम उसको हम कहते हैं VS कोड, ठीक है। VS कोड जी आ जाए। अच्छा, VS कोड हमारे पास इंस्टॉल करना होता है हम क्रोम पे जाके VS कोड लिखेंगे, यहाँ पे VS कोड इंस्टॉल लिख लें या डाउनलोड कर लें, एक ही बात है। क्लिक करें, जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, अगर आपके पास मैक है तो यहाँ से मैक सेलेक्ट कर लें, और अगर आप लोग लिनक्स वगैरह यूज़ करते हैं या फिर विंडोज़ करते हैं तो यहाँ पे जस्ट क्लिक कर दें, ये आपको डाउनलोड करके दे देगा, ठीक है। क्लिक करेंगे और ये डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। इंस्टॉल करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, जो आपसे कहता जा रहा है आप नेक्स्ट करें, नेक्स्ट ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब इंस्टॉल हो जाएगा तो इस तरीके से आपके पास ये शो होने लगेगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपके पास VS कोड है। इसकी ये क्या चीज़ें हैं यहाँ पे अभी हम जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। जब भी आपके पास इंस्टॉल हो जाए तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और सबसे पहले एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, उसका नाम है लाइव सर्वर, ठीक है। इसको यहाँ से आप, अभी ये इंस्टॉल है, मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। फर्स्ट टाइम आपके पास इस तरह इंस्टॉल आएगी, आप क्लिक करोगे ये इंस्टॉल हो जाएगी, बस, ठीक है। VS कोड में अभी हमें सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको कोई अपना कोड फोल्डर वगैरह ओपन करना है, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है, ये वाला। इस फोल्डर को मुझे VS कोड में ओपन करना है तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इस एड्रेस बार में जाके CMD लिखेंगे। CMD के लिखने के बाद हम लिखेंगे कोड स्पेस डॉट, एंटर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये है, इधर देख लो भाई, क्या करें, गुजारा करो, ठीक है। ये स्क्रीन नज़र आ रही है ना, इधर देख लो। अच्छा, ये आपके पास फोल्डर ओपन हो गया, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ से जाएं, VS कोड ओपन करें और फाइल में जाएं और यहाँ से आप करें ओपन फोल्डर, क्योंकि आपने फोल्डर ओपन करना है। फाइल ओपन करेंगे तो आपका जो लाइव सर्वर आप चलाएंगे वो नहीं चलेगा, हमेशा आपको फोल्डर ओपन करना है। अब कहीं से आपको मूव करना है, जहाँ भी आपने रखा हुआ है वहाँ पर ढूंढें जाके और उस फोल्डर को यहाँ से सिलेक्ट कर लें, तब भी ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। फोल्डर का नाम यहाँ लिखा हुआ आ जाए तो उसका मतलब है कि आपका फोल्डर ओपन हो गया है, ठीक है। फोल्डर को कोशिश कीजिएगा किसी C ड्राइव के अंदर जाके ना बनाएं, ठीक है। फिर उससे जो है ना, अगर आप ओपन करेंगे गलती से पूरी C ड्राइव भी ओपन कर लेंगे आप तो मसले हो जाएंगे, ठीक है। ये समझ आ गई फोल्डर कैसे बनेगा? ये उनके लिए है जिनकी रिवीजन क्लास हो रही है, तो वो सवाल कर सकते हैं। VS कोड लिखे यहाँ पे जाके और ओपन फोल्डर करें और यहाँ से आप, तो यही बताया, सवाल तो सही करें ना आप बोलें डाउनलोडिंग का बताना है। यहाँ पे लिखे हैं VS कोड डाउनलोड या फिर इंस्टॉल लिख दें, ठीक है। ये फर्स्ट लिंक है, इस पर क्लिक करें और ये तीन ऑप्शंस हैं, जो भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है उस पर आप क्लिक कर दें। अगर विंडोज़ है विंडोज़ पे क्लिक करें, ये ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। सिंपल इंस्टॉलेशन है, नेक्स्ट करना है और इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो VS कोड के अंदर हमें यही करना है। यहाँ पे क्या कमांड है जो हमने लिखनी है, कोड स्पेस डॉट, किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाके पहले क्या लिखना है, CMD, देन हमने ये कमांड लिखनी है, सही है। अच्छा, HTML क्या होता है? HTML से हम क्या करते हैं,
वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। कोई भी वेबसाइट दुनिया में ऐसी नहीं है जिसके अंदर HTML ना हो ही नहीं सकता कि उसके अंदर HTML यूज नहीं हुई होगी, ठीक है। तो HTML जरूरी है। अच्छा, टॉपिक है हमारे पास स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि हमने बुक से ही निकाला है। बुक आपके पास शेयर्ड है क्लासरूम के अंदर। अच्छा, इस पे यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको टॉपिक्स नजर आएंगे, ठीक है। पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या चीज़ें हो पता होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर, लर्निंग अबाउट मार्कअप, टैग्स एंड एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, ये आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो उसका जो डिजिटल फॉर्म है ना वो ये है, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें आप यहाँ देख रहे हो ये सारी की सारी HTML में बन के हमें नज़र आ सकती है, ठीक है। ये आपको सबसे पहले एग्जाम्पल दे रहा है कि जिस तरह आप एक वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाते हो ना, उसी तरह ये वेब पेज भी बनता है, ठीक है। पैराग्राफ्स भी बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर हेडिंग्स भी आती हैं, पैराग्राफ्स भी होते हैं, बोल्ड भी होता है, इटैलिक भी होता है, अंडरलाइन भी होता है, सेंटर में भी टेक्स्ट आता है, लेफ्ट पे भी चला जाता है, राइट पे भी चला जाता है, ठीक है। सारा काम होता है इसके अंदर। ये बेसिक एक स्ट्रक्चर आपको इसने बना के दिखाया है, ठीक है। इसको हम देखते हैं आगे जाके। कुछ हमारे पास HTML में ना टैग्स होते हैं, ठीक है। हर चीज़ के लिए हमारे पास टैग्स होते हैं। तो एक टैग आपको इसने दिखाया, ये वाला P का टैग है ये, ठीक है। ये क्या करता है, ये पैराग्राफ, कोई भी टेक्स्ट इसको हम देते हैं तो ये उसको एज अ पैराग्राफ शो करता है, ठीक है। तो ये एक टैग है, ये ओपनिंग टैग होता है और ये इसका क्लोजिंग टैग होता है। जितना भी टेक्स्ट लिखते हैं हम इन दोनों के दरमियान में लिखेंगे, सही है। तो ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। कैसे पता चलता है फ़र्क हमें? इस स्लैश की वजह से। अगर स्लैश है तो इसका मतलब है कि टैग यहाँ पे क्लोज हो गया और यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं जो इस ब्रैकेट के अंदर और इसके स्पेस देने के बाद लिखी जाती है, उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या होते हैं? कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपने टैग के अंदर देनी हो, ठीक है। आगे जाके देखेंगे हमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स यूज होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। अभी पैराग्राफ के अंदर एक लैंग्वेज का एट्रीब्यूट है जिसके अंदर हम बताते हैं कि हम इंग्लिश -US लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है। यहाँ बहुत सारी लैंग्वेजेस आप और भी बता सकते हो, तो वो उस हिसाब से उस पैराग्राफ को टैकल करता है, ठीक है। अगर फ्रेंच है तो फिर हम बता देते हैं कि हम फ्रेंच लिखेंगे, सही है। अच्छा, HTML का जो पेज बनता है ना उसका स्ट्रक्चर होता है बॉडी, हेड, पहले होता है HTML, उसके अंदर हेड होता है, फिर टाइटल होता है और फिर बॉडी होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है, पहले आप HTML बनाते हैं, ठीक है, फिर आप उसके अंदर हेड लिखते हैं और उसके अंदर आप फिर टाइटल लिखते हैं और फिर आप बॉडी लिखते हैं। इस पूरे का जो हमारे पास व्यू आएगा ना वो ये वाला व्यू है, ठीक है। इसके अंदर ये आपको ये बता रहा है जो आपने टाइटल लिखा था ना वो ऊपर आ रहा है। अगर हमारे पास यहाँ पे टाइटल क्या है, HTML एंड CSS ना, जो भी हम टाइटल लिखते हैं वो इस टैब के ऊपर नज़र आता है हमें, ठीक है। जो भी हम वेबसाइट ओपन करते हैं ना उन सबके टाइटल यहाँ पे दिए होते हैं, तो वो यही होते हैं, सही। और इसके अलावा ये जो ब्लू वाला है, ब्लू वाला क्या है, जो बॉडी में हमने लिखा है, ठीक है। जो ब्लू वाला पूरा पार्ट है, जो भी हम बॉडी में लिखेंगे वो यहाँ पे शो होगा ब्राउज़र के अंदर, ठीक। कोई सवाल नहीं है? ये आपको वेब पेज क्रिएट करने का तरीका बता रहे हैं, इसको हम अभी देखते हैं, खुद बनाएंगे हम। स्ट्रक्चर में यही था, हम अब स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। जब आपका फोल्डर ओपन हो जाए तो आपके पास ये 3 ऑप्शन आएंगे, 4। सबसे पहला है कि अगर आपने कोई फाइल बनानी है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये आपसे नाम पूछेगा, तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, index.html को बनाना है। index.html देना ज़रूरी है, कॉमा देंगे तब भी नहीं चलेगा, डॉट देना ज़रूरी है, ठीक है। ये एक HTML की फ़ाइल बन गई। हमारे पास शॉर्टकट है, अगर HTML लिखें, ये सेकंड वाले पे क्लिक कर दें
तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको बना के दे देगा। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, मेटा वगैरह को अभी हटा दे। तो आपके पास क्या है, HTML हेड, टाइटल, बॉडी और दोबारा से HTML क्लोज हो गया। सही है, यही स्ट्रक्चर है, इसी को फॉलो करना है। कोई भी आप वेबसाइट उठा लो, यहाँ पे ये वेबसाइट है, राइट क्लिक करो इस पर, व्यू पेज सोर्स पे आ जाओ, देखो इसका स्ट्रक्चर HTML हेड, हेड के अंदर ये, हेड के अंदर ये। ठीक है, ये सारा हेड चल रहा है, फिर बॉडी स्टार्ट हो रही है और फिर सारा काम हो रहा है। तो कोई भी वेबसाइट होगी उसका ये ही स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो इधर हम टाइटल दे देते हैं रिवीजन क्लास। ठीक है, और हम करते हैं इसको फाइल में जाके ऑटोस्विप पे चेक लगा दीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका काम खुद सेव होता रहेगा। ठीक है, वरना आप लोग परेशान होते रहेंगे, सर डिस्प्ले नहीं आ रहा, जो हम लिख रहे हैं वो नज़र नहीं आ रहा। तो ऑटोस्विप पे चेक लगा लेना ताकि सब कुछ सेव होता रहे। अब आपने जो लाइव सर्वर यहाँ से डाला था उसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे आ जाओ और ओपन विद लाइव सर्वर कर दो। ठीक है, तो ये आपकी पेज ओपन हो गया। क्योंकि हमने बॉडी में कुछ लिखा नहीं था तो यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमने ऊपर हमने टाइटल दिया था रिवीजन क्लास का, वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अच्छा, फिर आपके पास है टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है भाई? टेक्स्ट क्या होता है? ये वेबसाइट है, इसमें ये सारा क्या है, टेक्स्ट है। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट होंगी उनमें टैग्स होते हैं। ठीक है, तो टैग से रिलेटेड जो भी टैग्स होंगे, जो भी चीज़ें वो यहाँ पे हमें दिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास 6 हेडिंग्स। ठीक है, तो ये हेडिंग के टैग्स हैं। अगर हम यहाँ पे लिखे हैं H1 और कुछ भी हेडिंग दे दें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमें हेडिंग 1 नज़र आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह H2 है आपके पास। ठीक है, इसी तरह H3 होगा आपके पास। H4 है आपके पास। सही, इस तरीके से ये 6 हेडिंग्स हमारे पास है। ठीक है, विजुअली हमारे पास हेडिंग 1 सबसे बड़ी है, हेडिंग 2 से छोटी है, इस तरह नंबर वाइज होके ये साइज में जो है ना हमारे पास हेडिंग 6 सबसे छोटी है। ठीक है, और एक रूल याद रखिएगा, जो H1 है वो हमेशा क्या होता है भाई, एक पेज पे एक बार आएगा। ठीक है, पूरी वेबसाइट पे नहीं, एक पेज पे एक बार होती है। ठीक है, क्योंकि ये मेन हेडिंग है, मेन हेडिंग बार बार नहीं आती, मेन हेडिंग एक ही दफ़ा होती है। तो H1 हमेशा हम एक दफ़ा लिखते हैं। फिर पैराग्राफ्स हैं, पैराग्राफ के टैग्स हैं सिंपल। सिर्फ P आप लिखें, ओपन क्लोज हो जाता है। ठीक है, ये आपका पैराग्राफ है, ये डमी टैग्स है। तो इस तरीके से ये पैराग्राफ आपके सामने आ जाएगा। सही है, मल्टीपल पैराग्राफ्स भी आप लिख सकते हो। इस तरह। ठीक है, एक पैराग्राफ ये था और एक पैराग्राफ ये है। तो आप नोटिस करें कि उन्होंने स्पेसिंग वगैरह खुद ही सेट कर दी, तो हमें नज़र आ रहा है विजुअली कि ये अलग पैराग्राफ है और ये अलग पैराग्राफ है। ठीक है, कोई सवाल है अभी तक?
पुराने बच्चे भी सवाल कर सकते हैं। अच्छा, फिर कुछ हमारे पास टैग्स हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी होगा नीचे आके, ठीक है। बोल्ड इटैलिक क्या होता है भाई? अगर हमें बोल्ड का टैग लगाना है तो किसी टेक्स्ट के ऊपर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इस टैग को सिलेक्ट कर लेते हैं कि इस पे हमने बोल्ड का टैग लगाना है। तो हम बी यहाँ पे लिखेंगे, बी ओपन होगा और खुद ब खुद क्लोज हो जाएगा। तो इसको कट करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब इस टैग के अंदर जो भी आपके पास टेक्स्ट होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, सही। फिर आपने इटैलिक करना है, तो इस तरह ये इटैलिक हो जाएगा, सही है। फिर आपके पास है टैग सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। इसको गौर से देखें, जो ये टॉप पे आ रहा है ना, टॉप पे ये आपके पास सुपर स्क्रिप्ट है, और जो ये नीचे आ रहे हैं ये क्या है? सब स्क्रिप्ट है, ठीक है। ये नॉर्मली आप लोगों ने लिखा होगा, ठीक है, फॉर्मूलाज वगैरह या फिर क्लास का नेम है। इस तरीके से हम इनको इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास टैग्स हैं सुपर स्क्रिप्ट के और सब स्क्रिप्ट के, ठीक है। तो अगर आपने इसी पैराग्राफ को कॉपी कर लें, सही। जहां आप सुपर स्क्रिप्ट TH लिखेंगे वो TH खुद ही स्मॉल होके टॉप पे चला जाएगा, ठीक है। और सब लिखेंगे तो क्या होगा? वो स्मॉल होके नीचे चला जाएगा, इस तरह, ठीक है। सही। अच्छा, एक चीज होती है वाइड स्पेसिंग, ठीक है। यहाँ पे देखें उन्होंने स्पेस दिया हुआ है, लेकिन यहाँ नीचे स्पेस नज़र नहीं आ रहा। तो अगर हम भी ट्राई करते हैं, हम अपने पैराग्राफ में शुरू की लाइनों में यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखें स्पेस नहीं आ रहा, ठीक है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप पैराग्राफ के टैग के अंदर कोई वाइड स्पेसिंग देंगे तो वाइड स्पेसिंग को कंसीडर नहीं करेगा, ठीक है। ये जितनी भी एक्स्ट्रा वाइड स्पेसिंग होगी उसको कंसीडर नहीं करेगा, तो ये शो भी नहीं करेगा वहाँ पे, सही। फिर हमारे पास है BR। BR क्या करता है भाई? लाइन को ब्रेक करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास वर्ड है, ठीक है। इस वर्ड को हम देखते हैं कि ये कहाँ पे नज़र आ रहा है, हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लाइन ब्रेक हो जाए, मतलब इसके बाद एक न्यू लाइन शुरू हो और जो जितना भी टेक्स्ट है वो नीचे वाली लाइन में चला जाए। तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर BR यूज़ करेंगे, ठीक है। BR हमने किया तो उसने ब्रेक कर दिया और ये न्यू लाइन में आ गया, सही है। HR क्या करता है? HR हमें एक हॉरिजॉन्टल रूल या फिर एक लाइन सेट करके देता है कि विजुअली हमें नज़र आए कि ये दोनों टेक्स्ट अलग अलग हैं, ठीक है। तो वो भी हम कर सकते हैं। हम इस P के बाद HR लिखते हैं और इस तरह क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। ये विजुअल एडिटर्स के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग और एम्फिसाइज देखें। स्ट्रॉन्ग भी जो है ना वो सेम बोल्ड ही करता है और एम्फिसाइज भी इटैलिक करता है, लेकिन इसमें क्या फ़र्क है? कौन बताएगा? ज़ोर से। स्क्रीन रीडर क्या होता है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? इतनी दफ़ा बता चुका हूँ, कौन बताएगा? देखा है आप लोगों ने? अच्छा,
होता ये है कि कुछ विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं जो कि देख नहीं सकते, हमको बहुत कम नज़र आता है या कुछ भी है, तो वो लोग वेबसाइट को रीड करने के लिए स्क्रीन रीडर यूज़ करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा है, आपने देखा है स्क्रीन रीडर कभी मोबाइल में? देखा है, देखा है, यूज़ किया आपने? ठीक है भाई, आप ठीक से देख सकते हैं। बाकी किसी ने जो आज रिवीजन में आया हुआ है स्क्रीन रीडर देखा है कभी? वही है। ठीक है, तो वो एक सॉफ्टवेयर ही होगा, या क्रोम के अंदर आप एक्सटेंशन भी डाल सकते हो, वो आपके पेज को रीड करेगा। ठीक है, तो जब स्ट्रॉन्ग आप यूज़ करते हो ना, तो स्क्रीन रीडर इसके ऊपर ज़्यादा जोर देता है, तो जो भी सुनने वाला है उसको पता चलता है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है बस। ठीक है, वरना विजुअली अगर आप देखें तो ये भी बोल्ड कर रहा है और ये भी इटैलिक कर रहा है। ठीक है, तो वो हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं कि वो बोल्ड और इटैलिक कर रहा है, लेकिन इसमें और उसमें यही फ़र्क है कि स्क्रीन रीडर के लिए यूज़ होता है ये। सही है, तो यूज़ भी करके देख लेते हैं हम। और ये आपके पास ये आपको दिखा दिया उसने, यहाँ पे इसने स्ट्रॉन्ग किया और यहाँ पे उसने एम्फसाइज किया। ठीक है, फिर आपके पास है कोटेशन। ब्लॉक कोड क्या करता है? ब्लॉक कोड एलिमेंट इज यूज फॉर लॉन्गर कोड्स that take up entire paragraph. Note how the p element is still inside the block code element. ठीक है, अच्छा ये जो ब्लॉक कोड है ये क्या है? ये कोई कोड है, ठीक है, जो कि कहाँ से लिया गया है? इस वेबसाइट से। ठीक है, और यहाँ पे साइट के एट्रीब्यूट के अंदर उस वेबसाइट का क्या दिया हुआ है? लिंक दिया हुआ है, और ये बताया गया है कि ये जो हमने टेक्स्ट लिया है ना, वो यहाँ से लिया है। ठीक है, ताकि कोई प्लेजरिज्म का इशू ना आए कि ये हमने कॉपीराइट कहीं और से कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे लगा लिया। ठीक है, तो ये ब्लॉक कोड का काम होता है। आप भी अगर अपनी वेबसाइट पे कुछ ऐसा लगाएं तो आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये साइट का ये देके और उस वेबसाइट का एड्रेस दे सकते हैं, और फिर आप जो टेक्स्ट ये वहाँ से कॉपी करके यूज़ कर लें तो कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि आपने क्रेडिट दे दिया है कि हमने यहाँ से उठाया है। ठीक है, और बाकी वो उसको थोड़ा स्टाइल भी खुद कर देगा और यहाँ से आगे मूव कर देगा। ठीक है, अच्छा, और फिर आपके पास ये पैराग्राफ है। इसमें क्या नोटिस किया है? अगर आप क्यू लगाते हैं, क्यू का टैग, तो इसके अंदर वो ऑटोमेटिकली ये इन्वर्टेड कॉमास खुद दे देता है। ठीक है, इस तरह एक पैराग्राफ लिखें, और कहीं भी आप क्यू स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे, उसके दरमियान में कुछ भी होगा वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, एब्रीविएशन और एक्रोनियम क्या होते हैं भाई? अच्छा, अभी हमारे पास HTML5 के अंदर सिर्फ एब्रीविएशन है। ठीक है, एक्रोनियम और वो सब एक साथ ही हो गए, तो क्या होता है भाई? ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों और ये देखें, अगर रेड नज़र आए आपके पास तो इसका क्या मतलब है कि ये डेप्रिकेट हो गया है। ठीक है, मतलब ये ख़त्म हो गया है, इस टैग को नए वाले वर्जन में ख़त्म कर दिया गया है, तो आप इसकी जगह भी ये एब्रीविएशन ही यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पहले हम इसको देखते हैं। अगर हम प्रोफेसर लिख रहे हैं तो उनकी शॉर्ट फॉर्म ये है। ठीक है, और लेकिन हमने फुल फॉर्म भी यहाँ पे दी हुई है। सही है, तो अगर हम इसको व्यू करेंगे तो आप यहाँ देखें, यहाँ पे आप माउस रखेंगे तो ये जो भी उनकी फुल फॉर्म होगी वो यहाँ पे नज़र आ जाएगी। ठीक है, सेम इसी तरह कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ बड़े वर्ड्स होते हैं, उनको हम
कैपिटल एक एक वर्ड लेके हम ऐसा वर्ड बना देते हैं, ठीक है। तो उसकी भी पूरी फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है और इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, सही है। इसके लिए यूज होता है ये टैग। साइट का मतलब है कि अगर कुछ भी आप रेफरेंस दे रहे हो ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ये बता रहे हो कि ये एक बुक है बाय स्टीफन हॉकिंग, ठीक है, उसकी 10 मिलियन कॉपीज सोल्ड हो चुकी है वर्ल्ड वाइड। तो जो बुक का नाम है ना वो ये है, आप ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, तो इसको आप साइट के टैग के अंदर रख दो, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा चेंज भी हो जाएगा और ये जब गूगल आपकी वेबसाइट को रीड करेगा ना तो उसके लिए आसानी होगी कि अच्छा ये साइट के अंदर दी हुई, फिर वो चेक कर लेगा खुद ही कि ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम एक बुक है और उसके बारे में इस वेबसाइट में कुछ लिखा हुआ है। तो कोई भी कुछ सर्च करेगा ना ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के बारे में तो आपकी वेबसाइट भी कहीं ना कहीं रिजल्ट में आ जाएगी, सही। तो इसलिए ये साइट का टैग यूज होता है। इसका व्यू आप देखोगे तो वो इस तरह ही होगा कि आपको लगेगा कि आपने एक इटैलिक का टैग यूज किया, ठीक है। डेफिनेशन क्या होता है, अगर आप किसी भी चीज़ की डेफिनेशन लिख रहे हो तो आप क्या करो, जो डेफिनेशन मेन वर्ड है उसको आप DFN टैग के अंदर लिख दो, ठीक है। उससे क्या होगा कि गूगल जब भी रीड करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि अच्छा ये ब्लैक होल जो है, ब्लैक होल की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है और आगे जो भी चीज़ है वो इसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली गूगल फिर आपकी वेबसाइट को पिक करेगा, सही। तो कौन सा टैग यूज़ करते हैं, DFN। DFN का क्या मतलब है, डेफिनेशन। ये भी इटैलिक करेगा लेकिन ये एज अ डेफिनेशन लेगा इसको, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास एड्रेस का टैग होता है। एड्रेस के टैग के अंदर हम एड्रेस लिखते हैं, ठीक है, और अपनी ईमेल वगैरह लिखते हैं, ठीक है। ईमेल लिखने का तरीका ये है कि आप HREF का टैग लगाते हो, उसमें आप HREF लिखते हो और फिर आप ये सारा समझे, ये सारी चीज़ें सेम होती हैं मेल टू तक। उसके बाद अपना जो भी ईमेल है वो आपने लिखना है और यहाँ पे शो करवा देना है। इससे लिखने का फ़ायदा क्या होगा, कौन बताएगा? इस टैग में लिखने का फ़ायदा क्या होगा? बताओ। माशाल्लाह, एक लाइन में आ जाएगा और पेज ओपन हो जाएगा। और भाई, और कोई बताया भाई? रिवीजन हो रहा है, सवाल तो मैं कर सकता हूँ ना, बताएं फिर। जिसको नींद आ रही है वो बता दे। भाई एड्रेस के टैग में ये जो मैंने HREF मेल टू लिखा है इससे क्या फायदा होगा, आप बता दो। आप बता दो भाई, इधर इधर मेरी नजरें सही हैं। नहीं, फायदा क्या होगा? वो तो है लेकिन एक चीज और भी है ना, एक फायदा देगा ना हमें, वो ये लोग बता नहीं रहे। इधर आए, आप रिवीजन क्लास में आए, रिवीजन क्लास में आए तो ये टाइम है आपका आने का। रिवीजन भी आपके लिए रखा, आप लेट भी हो गए। तो आधी नहीं है तो एक दिन के लिए आना था ना आपको। बैठे, किससे कनेक्ट हो जाएगा? मेलिंग सिस्टम, वो कहाँ होता है? खुल जाएगा, वेब ब्राउज़र में खुल जाएगा। अलर्ट देगा।
बगैर आईडी पासवर्ड के खुल जाएगा। भाई ये जो आपके पास नजर आता है ना, ये इसकी बात हो रही है। भूल गए हो क्या आप लोग? क्या वही ना, अपनी कहानियां नहीं बताओ, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास विंडोज़ के अंदर सॉफ्टवेयर होता है ना, ये हर उसके अंदर होता है, मैक में भी होता है। तो पहले तो आप यहाँ पे अपना ईमेल अकाउंट खोल लेते हो, ठीक है। ज़्यादातर जो ज़्यादा ईमेल्स वगैरह करते हैं ना लोग, तो वो ये सॉफ्टवेयर में ही खोल लेते हैं, उनको बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे कोई लॉगिन नहीं है, तो अगर आप इसको खोलोगे, इस पर क्लिक करोगे तो ये इसी सॉफ्टवेयर को खोल देगा, ठीक है। और यहाँ पे जब अगर आपने लॉगिन किया होगा तो जो आपकी ईमेल है ना, ये वाली, इसको टू में रख देगा और वो सारा सेटअप कर देगा। बस आपको ईमेल टाइप करके भेजनी है, ठीक है। तो ये आप लोग घर पे ट्राई करना, हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं लॉगिन नहीं कर सकता अपनी ईमेल, और इसको लिखने का तरीका भी थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है। और ये एड्रेस होगा, सही। अच्छा, कुछ हमारे पास टैग्स होते हैं इंसर्ट के, डिलीट के, ठीक है। वो क्या करते हैं, और या फिर स्ट्राइक थ्रू के। सबसे पहला है आपके पास, अगर आप इसको देखें तो जो डेल हमने लगाया है, इसमें क्या हो रहा है, इसका व्यू क्या आ रहा है हमारे पास। ये तो आपने भी नहीं पढ़ा होगा ना, आप पढ़ लो, ठीक है। अच्छा, डेल हम लगा रहे हैं तो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, इससे आपको क्या पता चल रहा है। मतलब एक जुमला लिखा गया है तो उसमें ये है कि ये वाला वर्ड नहीं है, ये वाला है, ठीक है। और अगर नीचे देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने एस का टैग यूज़ किया, ठीक है। एस का टैग क्या कर रहा है, स्ट्राइक थ्रू कर रहा है, मतलब वर्ड के सेंटर में एक लाइन डाल रहा है, ठीक है। तो डेल और स्ट्राइक थ्रू हमें थोड़े से सेम लग रहे हैं, लेकिन इनका पर्पस अलग अलग है, सही। इस तरह, ठीक है। और स्ट्राइक थ्रू हमारे पास कोई फर्क है इन दोनों में? क्या फर्क है? हाँ, डेल के टॉप से और ये सेंटर में, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ऊपर है भाई, वो क्या हो गया, लाइन ऊपर है और ये सेंटर में, बस यही फर्क है। फिर हमारे पास लिस्ट है, ठीक है। 3 तरीके की हमारे पास लिस्ट होती है, नंबर्ड लिस्ट और बुलेट लिस्ट या फिर डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहली लिस्ट हम बनाते हैं, नंबर्ड लिस्ट, ठीक है। नंबर्ड लिस्ट कैसी होती है भाई, कौन बताएगा? हाँ हाँ, ऑर्डर लिस्ट बता दो। नंबर लिस्ट हम कैसे स्टार्ट करते हैं, OL से, ठीक है। OL लिखेंगे, ये हमारी नंबर लिस्ट स्टार्ट हो गई। अब इसके अंदर हमें एक एक आइटम को ऐड करना है, तो हम LI को ऐड करेंगे, सही है। कोई भी हम इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको जितने आप बढ़ाओगे उतने लिस्ट में आइटम्स बढ़ते जाएंगे। इस तरीके से, ठीक है।
ये आपकी नंबर्ड लिस्ट है। और दूसरी हमारे पास होती है अनऑर्डर्ड या फिर बुलेट लिस्ट। ठीक है, एक ही बात है। उसको स्टार्ट करने का तरीका है यूएल फिर एलाइज, और उसी तरीके से आप जितने भी लिखना चाहो। सिर्फ ऊपर वाला जो टैग है वो चेंज होगा, अंदर वाले एलाइज वैसे ही लिखे जाएंगे जैसे पहले आप लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बुलेट्स बने हुए आ जाएंगे। तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट हो गई और ये अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गई। ठीक है, फिर आपके पास एक लिस्ट और होती है, वो कौन सी है भाई? कौन सी है? फिर आपके पास है डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, तो आप किससे स्टार्ट करते हो? डीएल से। ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट, और फिर आप डेफिनेशन का टाइटल देते हो और फिर डेफिनेशन की डिटेल्स देते हो, फिर टाइटल देते हो, फिर डिटेल्स देते हो। सही है, इसके अंदर आप दो टाइटल्स भी दे सकते हो। कैसे स्टार्ट करोगे? डीएल डीटी, पहले टाइटल दिया, फिर आपने उसकी डेफिनेशन दी। ठीक है, ये एक डेफिनेशन हो गई। फिर आपने डीटी लिखा, फिर डीडी लिखा, और फिर से आप दो डेफिनेशंस भी दे सकते हो। ठीक है, और या फिर दो टाइटल भी दे सकते हो। ठीक है, इस तरीके से एक डेफिनेशन, एक टाइटल की दो डेफिनेशंस भी दे सकते हो और दो टाइटल की एक डेफिनेशन भी दे सकते हो। हाँ, वो आप कर सकते हो। नेस्टेड लिस्ट भी आप बना सकते हो। ठीक है, इसके अंदर एक यूएल बनाओ और इसके अंदर, तो ये आपके पास नेस्टेड लिस्ट बन जाएगी। अब एक एलआई यहाँ ऐड कर दो। सही है, तो ये नेस्टेड बन जाएगी। जितना नेस्टेड करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक और यूएल बनाना है आपने, इस पूरे यूएल को कॉपी करें जी। नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड का मतलब है कि आप एलाइज तो चल रहे हैं लेकिन उसके अंदर आप एक नई लिस्ट भी बना सकते हैं, तो उसको नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। सेम होगा लेकिन ये यूएल रिपीट होगा, फिर उसके अंदर वो आएंगे। अगर इसके अंदर एक और नेस्टेड बनानी है तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर आ जाएंगे और यूएल डालेंगे। सही, हमें कुछ करने की जरूरत है। लिंक्स क्या होते हैं? लिंक्स क्या होते हैं भाई? आवाज नहीं आ रही पीछे? पीछे वाले नहीं बोलेंगे, बोलो फिर। और कोई बताएगा? और कोई? बता दो भाई, क्या शर्मा रहे हो आप लोग? जो रिवीजन करने आ रहे हैं वही बता रहे हैं, बताओ।
सही है। और कोई? बस, और कोई नहीं बताना चाहता? अच्छा, लिंक्स क्या है? लिंक्स आर द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ द वेब बिकॉज दे अलाउ यू टू मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर एनेबलिंग द वेरी आइडिया ऑफ ब्राउजिंग और सर्फिंग। मतलब कि लिंक जब आप लगाते हो तो एक लिंक तो ये है कि आप अपने पेज पे ही मूव कर रहे हो, ठीक है, या फिर अपनी वेबसाइट में ही आपके मल्टीपल पेजेस हैं, आप वहाँ पे मूव कर रहे हो, सही, या फिर आप अपनी वेबसाइट से किसी और वेबसाइट पे जा रहे हो, ठीक है। ये सारे लिंक्स होते हैं। कॉमनली लिंक्स जो है वो कौन से हैं? लिंक फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर, लिंक फ्रॉम वन पेज टू अनदर ऑन द सेम वेबसाइट, लिंक्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ वेब पेज टू अनदर पार्ट ऑफ द सेम पेज, लिंक्स दैट ओपन इन अ न्यू ब्राउजर विंडो, मतलब नई उसमें खुलेंगे, लिंक्स दैट स्टार्ट अप योर ईमेल प्रोग्राम एंड एड्रेस अ न्यू ईमेल टू समवन। ये हम पढ़ के आए ऊपर, मेल टू वाला। लिखने का तरीका क्या है भाई? ए का टैग लगाएंगे और फिर जो हमने पढ़ा था कि एट्रीब्यूट देंगे, एट्रीब्यूट में हम देंगे href और यहाँ पे हम लिंक्स देंगे, ठीक है। तो अभी हम एक URL को यूज़ करते हैं, YouTube का URL है, इसको कॉपी कर लें और यहाँ से ए का टैग लगाएं, href में जो आपने URL कॉपी किया है वहाँ से वो यहाँ पेस्ट करें, ठीक है। अब यहाँ आप कुछ भी टेक्स्ट लिख दें, सही है, ये आपकी मर्जी है, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा, आप क्लिक करेंगे तो ये YouTube ओपन हो जाएगी, सही है। अभी जी जी, जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो ही नज़र आएगा यूज़र को। अच्छा, ये वही है, ठीक है। अच्छा, एब्सोल्यूट यूआरएल्स क्या होते हैं? एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है? पढ़ा है ना हमने। अच्छा, एब्सोल्यूट यूआरएल्स क्या होते हैं कि आप वेबसाइट पे जाओ, जो हमने लिंक कॉपी किया है ना, ये पूरा एब्सोल्यूट यूआरएल है, ठीक है, कि आपको एक पूरी वेबसाइट का लिंक मिल रहा है, तो ये एब्सोल्यूट यूआरएल है, सही है, जिसके अंदर HTTP, डोमेन का नाम, सब चीज़ें आ रही हैं। तो और उसके बाद हमारे पास होता है रिलेटिव यूआरएल। रिलेटिव यूआरएल देखें, ये वाले, जिसके अंदर आपके पास आप ही की वेबसाइट के कुछ पेजेस हैं जो कि लिंक हुए हुए हैं, सही है। तो ये क्या है? रिलेटिव यूआरएल। और एब्सोल्यूट यूआरएल वो था जो हमने देखा जिसके अंदर पूरा डोमेन वगैरह और सब कुछ आ रहा है, सही। तो लिंक की प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, एक फ़ोल्डर बनाते हैं और यहाँ पे कुछ पेजेस बना देते हैं, पेजेस का फ़ोल्डर बनाते हैं और यहाँ पे 2 पेजेस बना देते हैं, बहुत है। अच्छा, इधर भी हमें दोबारा से HTML पूरी लिखनी पड़ेगी, सही है। हम यहाँ पे अभी बस अबाउट अस लिख देते हैं और यहाँ पे H1 की हेडिंग डाल देते हैं, उसमें भी अबाउट अस लिख देते हैं, ठीक है। ये मैंने न्यू पेज बनाया है और ये भी न्यू पेज है। दो पेजेस बन गए हमारे पास। अब हम यहाँ आते हैं
एक एंकर का टैग लगाते हैं, ठीक है। अभी तो हमने href में ये URL लिखा था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने ही फोल्डर के अंदर मूव करेंगे, ठीक है। तो हम डॉट स्लैश करेंगे और डॉट स्लैश जैसी करेंगे हमारे पास लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। वो आपको कहाँ मूव करना है, index.html में या फिर पेजेस के अंदर जाके डिफरेंट पेजेस को एक्सेस करना है। तो हम क्या करेंगे, पेजेस के अंदर जाके हम यहाँ पर एक पेज उठा लेंगे, ठीक है, अबाउट अस का उठा लेंगे। तो यहाँ पे हम अबाउट अस लिख देते हैं। और दोबारा href लिखते हैं, डॉट स्लैश पेजेस कॉन्टेक्ट अस, सही। अब हम इसका व्यू देखें, तो हमारे पास ये अबाउट अस आ रहा है, ठीक है। हम क्लिक करेंगे तो ये काम मूव कर जाएगा अबाउट अस के पेज पे, ठीक है। बैक आते हैं, फिर हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये काम मूव कर जाएगा कॉन्टेक्ट अस के पेज पे, ठीक है जी। हाँ, अगर इस पेज पे कुछ भी लिखा होगा ना आपने तो वो यहाँ पे शो होगा ना, सही है। अब एक काम करें कि आप इसी को कॉपी करके इधर एक और भी बना लें आप, और इस पे दे दें आप इसी पेज का एड्रेस जिस पे अभी हम खड़े हैं, index.html, ठीक है। उसको आप होम बोल दें, इसको आप चलाएं, देखें अब क्या हो रहा है हमारे पास। इसको बंद कर दें थोड़ी देर या ब्रेक कर दें। हमारे पास होम, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस आ रहा है। एक काम करते हैं, इसको ऊपर मूव कर दें। होम पर क्लिक करेंगे तो कहीं भी मूव नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने वो उसी पेज का एड्रेस लिखा हुआ है। अबाउट अस पे जाएंगे तो ये अबाउट अस पे मूव हो जाएगा, कॉन्टेक्ट अस पे जाएंगे तो कॉन्टेक्ट अस पे। लेकिन जब अबाउट अस पे जाते हैं तो हमारे पास पीछे आने का कोई लिंक नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम इसी को उठा लेंगे तीनों को और अबाउट अस में जाके पेस्ट कर देंगे और इसको उठाएंगे यहाँ पेस्ट कर देंगे, सही है। अब हम होम पे जा सकते हैं इजीली या नहीं? नहीं जा सकते। फिर आते हैं दोबारा से, देखें अबाउट अस पे गए, अबाउट अस पे क्लिक किया, फिर भी एरर आ गया, सही है। क्यों? क्योंकि हमारे जो लिंक्स थे वो होम पेज से हमने लिंक किए थे, वो तो सही चल रहे थे। अब हमें थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी। अबाउट अस पे आए, अब index.html आपको ऐसे नहीं मिलेगा, आप डॉट स्लैश करें, यहाँ नहीं मिल रहा हमें क्या करना है, हमें दोबारा डबल डैश ये करना है, ठीक है। अब हमें index.html मिल जाएगा, क्योंकि ये अंदर पड़े हुए हैं इसके अंदर, हमें बाहर जाके इसको पिक करना है। तो हम डबल स्लैश लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास index.html आ जाएगा, ठीक है। ऊपर ऊपर मूव करते रहेंगे, सही है। डबल से डॉट स्लैश करेंगे तो अबाउट अस तो यहीं पड़ा हुआ है, तो हम यहीं लिख देंगे, सही है। पहले हम पेजेस के अंदर से आ रहे थे तो वो इशू कर रहा था, सही है। डॉट स्लैश करेंगे तो दोबारा से कॉन्टेक्ट अस में आ जाएगा, सही। ये सेम चीज़ आप कॉपी करें और यहाँ भी रख दें, क्योंकि ये एक ही रूट पे पड़े हुए हैं, तो ये लिंक यहाँ भी काम करेंगे और वहाँ भी करेंगे, सही। अब आप कहाँ कर रहे हैं, index.html में अबाउट अस में आए, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट अस में जाते हैं, कॉन्टेक्ट अस से अबाउट अस में आ सकते हैं, अबाउट अस से होम पे आ सकते हैं, सही। अच्छा, कुछ हमारे पास इस तरह होते हैं टैग्स, लाइक हमने index.html में हम हैं, ठीक है। हम यहाँ फुटर में आ जाते हैं,
बिल्कुल एंड पे। और यहाँ पे हम लिखते हैं, एक एंकर का टैग लगाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम टॉप। मतलब अगर हम वेबसाइट के बिल्कुल एंड पे आ गए, हमें टॉप पे जाना है, तो टॉप हमारा यहाँ पर सब ये है, बॉडी है, सही है। बॉडी पे हम लगाते हैं या फिर हम इस पर लगा लेते हैं जो होम है, सही है। यहाँ पे हम एक आईडी देंगे, आईडी इज इक्वल्स टू क्या दे देंगे, ये टॉप, सही है। ये हमने आईडी दे दी। अब ये जो टॉप वाली आईडी है ये हम यहाँ लिखेंगे हैश के साथ, सही। तो अब क्या होगा कि हम अपनी वेबसाइट के पेज पे मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ नीचे आ गए, हमने टॉप पे क्लिक किया तो हम कहाँ जाएंगे, दोबारा से टॉप पे आ जाएंगे। जहाँ भी हमने आईडी दी होगी उस आईडी के ऊपर हम मूव कर जाएंगे, सही है। तो इसी तरह आप सेंटर में भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं। अच्छा, कुछ हमारे पास इमेजेस होती हैं। इमेजेस अगर आपने लगानी है तो सबसे पहले आप देखें इमेजेस के टाइप्स कौन कौन सी होती हैं भाई, कोई बताएगा? जेपीजी होती है, गिफ, वेबपी और ठीक है, ये सारी इमेजेस की टाइप हैं, ठीक है। कुछ उन्होंने वेबसाइट्स भी दी हुई हैं, आप यहाँ से जाके भी इमेजेस देख सकते हैं। इस इमेज को डाउनलोड कैसे? अच्छा, ये परचेज करनी पड़ेगी। कितने डॉलर्स की आ रही है? $300। गूगल से उठा लेते हैं। सेव इमेज एज करें और इसको कहाँ रखें, जहाँ पर आपने अपनी HTML की फाइल वगैरह रखी है वहाँ पे मूव कर दें। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक फोल्डर बना लें इमेजेस का। सही, ये इमेज डाउनलोड हो गई, इसको व्यू कर लें, सही है ये। तो अब आप यहाँ जाएं, अच्छा ये बाहर सेव हो गया, इसको अंदर करना है, ठीक है। आप इसको पिक करके ऐसे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इमेज के फोल्डर के अंदर आ गया। इधर टॉप पे आप एक IMG लिखेंगे तो आपके पास एक इमेज का टैग आ जाएगा। और ये दो चीज़ें हमें ज़रूरी लिखनी होती है। सबसे पहला है सोर्स, कि इमेज हमने कहाँ से पिक करनी है, और ऑल्ट का मतलब क्या है कि अगर इमेज शो ना हो तो आप ऑल्टरनेट उसका क्या दिखा सकते हो, ठीक है। तो ऑल्टरनेट आप कोई टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है। आप यहाँ लिख दो कि गूगल का लोगो है, सही। और सोर्स में जाओ, इमेजेस में जाओ और यहाँ से पिक कर लो बस। नहीं, टेक्स्ट लिखते हैं ज़्यादातर, ठीक है। अच्छा ये इमेज आ गई है लेकिन ये रेजोल्यूशन में बड़ी है तो इस तरीके से हमें नज़र आ रही है, ठीक है। हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं हाइट के, हाइट आप दे दो 100 और फिर आपके पास होते हैं विथ भी 100 दे दो तो इस तरह आ जाएगा, ठीक है। इसकी विथ थोड़ी सी बढ़ा दो,
तो इस तरीके से हो जाएगा ये। सही है, एक BR लगा दो नीचे, ठीक है। कोई भी इमेज होगी इसी तरीके से लगेगी। अच्छा, एक होता है हमारे पास, इसी इमेज का टाइटल भी आप दे सकते हो। टाइटल अगर दोगे तो वो टूल टिप के ऊपर नजर आएगा, ठीक है। टाइटल में भी आप सेम टेक्स्ट देना चाहो ऑल्ट वाला तो आप दे सकते हो। तो जब भी माउस रखोगे इसके ऊपर जाके तो वो यहाँ पे नजर आएगा। सही है, फिर वही आपको बता रहा है हाइट और विड्थ का जो हमने देख लिया। अच्छा, कुछ ये डिफरेंस बता रहा है आपको कि जो JPG इमेज होती है वो रियल होती है। लाइक रियल पिक्चर्स जो भी होंगी ना आपकी, नेचर की हो गई, किसी भी चीज़ की हो गई, तो वो JPG के अंदर होती है। वो क्यों? क्योंकि JPG जो है ना वो मेंटेन करता है डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स को, ठीक है। अगर कोई नेचुरल इमेज होती है ना तो वो ऊपर से अगर आप नीचे तक देखें तो अलग अलग शेड्स होते हैं हमारे पास, सॉलिड कुछ भी नहीं होता उसके अंदर। तो वो वाली इमेजेस को हम JPG में रखते हैं। और ये वाली जो इमेजेस हैं ये GIF या फिर PNG कहलाती हैं, जो कि हमारे पास सॉलिड कलर्स हैं, सेम शेड का कलर है हमारे पास, ठीक है। और उसके अलावा SVGs कौन सी होती हैं भाई? जो कि स्केलेबल होती हैं। लाइक उनके पिक्सल जो है ना वो फटते नहीं हैं, आप उनको जितना भी स्केल कर लें, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास ये भी होता है कि आप एक फिगर का कैप्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिगर का टैग यूज़ करके उसके अंदर आप इमेज दे सकते हैं और फिगर कैप्शन में उसका नीचे इस तरीके से कैप्शन भी दे सकते हैं आप, ठीक है। तो उसके अंदर फिगर का टैग लिखेंगे, उसके बाद आप इमेज डालेंगे और फिर ये फिगर का कैप्शन होगा। सही है, इमेज तो हमारे पास एक ही है तो हम यही वाली इसमें रख देते हैं। हाइट और विड्थ भी सेम रख देते हैं, ठीक है। तो ये इमेज आ गई और ये इसका जो भी हमने कैप्शन देना है वो दे सकते हैं। सही है, वो उसका स्टाइलिंग का ऑप्शन है ना, इसलिए। हाँ, तो देखिए आपके पास जब CSS पढ़ते हैं ना तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक दिखा देता हूँ। ये आपके पास टैग है, ठीक है। इसके ऊपर ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये ऑरेंज, ये क्या है? मार्जिन है। तो आप इसकी मार्जिन अगर 0 कर दोगे तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा। सही है, लेकिन वो CSS से कर सकते हो। सही। अच्छा, कहाँ तक आप लोगों ने पढ़ चुके हैं? जो रिवीजन कर रहे हैं, जो सर की क्लास में, वो कहाँ तक पढ़ चुके हैं? टेबल वगैरह पढ़ा है आपने सर से? और कौन है सर की क्लास का? बता दो सर कुछ आप भी। सर से कौन से टॉपिक पढ़े हैं? किसी काम के नहीं, आवाज ही नहीं। आप टेबल्स क्या होते हैं भाई? मैंने क्या बोला था? अच्छा, टेबल क्या होता है? टेबल देखे कभी आप लोग? क्या स्क्रीन कनेक्ट हुई है मेरी? यार नहीं हो रही कनेक्ट आज। अब हुई है?
अब बस नहीं हो रही आज। अच्छा, कोई इशू आया बस सॉफ्टवेयर में। ठीक है भाई, टेबल्स क्या होते हैं? टेबल क्या होता है भाई? क्या रोज और कॉलम्स को हम मिला के क्या बनाते हैं? टेबल बनाते हैं। टेबल क्यों यूज करते हैं हम? किसको? डेटा को। ठीक है, ऑर्गेनाइज वे में आपने कोई भी इंफॉर्मेशन शो करवानी है तो आप उसको टेबल में लिख सकते हो। ठीक है, मोस्टली कोई कॉम्प्लेक्स डेटा ऐसा हो जो समझ ना आ रहा हो तो आप उसको टेबल में डाल दें, ऊपर हेडिंग्स डाल दें तो वो इजीली समझ आ जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके के टेबल्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, एक तो आप टाइम टेबल आपने देखा ही होगा, वो भी टेबल ही होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके के कॉम्प्लेक्स टेबल्स भी होते हैं। ठीक, तो बेसिक टेबल को बनाने का जो तरीका है वो क्या है भाई? टेबल का टैग होगा हमारे पास इस तरह, और हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? टेबल की रो। ठीक है, टेबल स्टार्ट होगा और टेबल की हम रो बनाएंगे। फिर हम इसके अंदर सेल्स बनाएंगे, टेबल का डेटा, मतलब एक रो बन गए, अब इसके अंदर हमने सेल बनाने। तो इसको व्यू करें, कुछ इस तरीके से हमारे पास टेबल आ जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको दूसरे पेज पे मूव कर लेते हैं, अबाउट अस। ठीक है, तो ये हमारे पास टेबल है, एक उसकी रो है और कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स है। जितने टीडीज बनाएंगे उतने कॉलम्स बनते जाएंगे। ठीक है, टेबल को थोड़ा बॉर्डर दे देते हैं ताकि हमें वो नज़र आए। ठीक है, तो इस तरीके से ये टेबल है जो कि हमें, एक्सक्यूज मी, रिवीजन क्लास आपके लिए और 2-3 बच्चों के लिए, तो काइंडली इधर देख लें आप। तो आप जितने यहाँ पर इसको जितने टीआरस बनाएंगे और उसके अंदर टीडी डालेंगे उतने आपके पास क्या होता जाएगा? रोज और कॉलम बनते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कुछ होती है टीएच। टीएच का मतलब है टेबल की हेडिंग्स। तो हम एक टीआर ऊपर बनाते हैं और यहाँ पे हम टीएच देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा नेम, फिर टीएच दिया, मैंने कहा एज, फिर टीएच, फिर मैंने कॉन्टेक्ट दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से ऊपर आ जाएंगे और खुद ब खुद बोल्ड हो जाएंगे क्योंकि हमने इसको टीएच के अंदर लिखा है। तो ये क्या है? टेबल की हेडिंग है। सही है, फिर हमारे पास होता है स्पैनिंग कॉलम। अगर आपको कुछ इस तरीके का टेबल बनाने को मिल जाए जिसके अंदर आपके पास ऊपर वाले देखें 1, 2, 3, 4 और 5 आपके पास क्या है? कॉलम्स है। लेकिन ट्यूसडे में आपने 9 AM से लेके 11 AM तक, मतलब इन तीनों कॉलम्स को आपने कवर करना है। तो आप क्या करते हो? स्पैन करते हो, मतलब मर्ज करते हो। सही है, अगर आप कॉल स्पैन लगाओगे, आपने कहा कॉल स्पैन 3, तो क्या होगा? क्या होगा? कॉल स्पैन उसको मिला के 1, 2, 3 स्पैन हो जाएंगे। ठीक है, तो जब स्पैन आप कर रहे हो ना तो आपको ये दोनों की ज़रूरत
नहीं होती, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर जो डेटा डालना ही नहीं है, आपने डेटा रखना है और उन सबको मर्ज कर देना है। तो एक टीडी होगा और उसको स्पैन करेंगे, सही, ऐसा ही है ना, ये नहीं है ऐसा। और दूसरा हमारे पास है कॉल स्पैन। कॉल स्पैन क्या करता है भाई, अगर मैं कॉल स्पैन लगाता हूँ इस पर लगा दूँ, ओ सॉरी रॉ स्पैन, इस पे लगेगा, किस पे लगेगा, रॉ स्पैन किस पे लगेगा, चलो इसको लगा देते हैं, आप लोग कह रहे हो तो कुछ भी नहीं हुआ। रॉ स्पैन कहाँ लगेगा, किस पर लगेगा, पीआर पे लगेगा, यहाँ लगा दो। अच्छा एक सेकेंड रुके, ये जो है ना एक्स्ट्रा, इस पर लगेगा, चलो बताओ भाई, आप लोग ने तो टेबल का असाइनमेंट भी बनाया ना, किस पे लगेगा, रॉ स्पैन लगाना है, कहाँ लगाऊंगा बताओ, चलो देखते हैं, पता ही नहीं आप लोग को। रॉ स्पैन क्या करता है, ये देखो, ये उसने दो रॉस को क्या कर दिया, स्पैन कर दिया, और कहाँ पे लगाया उसने, टी डी पर लगाया है, ठीक है। तो हम भी लगा दें, हम कहाँ लगाएं, हमारे पास कितनी रोज हैं, हमारे पास भी ये दो रोज हैं ऊपर टी ए से, ठीक है। तो हम कैसे लगाएंगे, हम रो स्पैन यहाँ से कॉपी करें, तो इसने क्या किया है, दो रोज को इसने स्पैन कर दिया, तो हम यहाँ आ जाते हैं, इधर लगा दें, पहले भी तो यही लगाया हमने, हाँ तो चल क्यों नहीं रहा, चल गया, चाहिए, लेकिन ये हमारे पास एक्स्ट्रा क्या हो गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या हो गया हमारे पास, एक सेल हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया है, सही है या नहीं, बताओ ना, इसको रिमूव कर दें, सही हो जाएगा, ठीक है। जब हम रॉ को स्पैन कर रहे हैं तब भी तो हमें एक रिमूव करना पड़ेगा ना, जिस तरह हमने यहाँ से दो रिमूव किए हैं, तो यहाँ से भी हमें एक को रिमूव करना पड़ेगा, सही है। अच्छा, अगर आपके पास लॉन्ग टेबल्स हो जाए तो फिर आप क्या करते हो, सेम चीज़ है, जिस तरह आप टी डी टी एच टी आर चला रहे हो वैसे ही करना है, लेकिन आप ये तीन टैग यूज़ कर लेते हो। टी हेड के अंदर आप जितना भी हेड का पार्ट है ना वो आप डाल लेते हो, और टी बॉडी के अंदर जो दरमियान वाले, अगर कोई फुटर आपने दिया हुआ है तो आप उसको टी फुटर के अंदर डाल देते हो, सही है। जिस तरह आपके पास ये आ रहा है एक टेबल कि आपने यहाँ पे हेड दे दिया, ये आपकी पूरी बॉडी है और ये आपका फुटर है, ठीक है। तो टी हेड ऊपर आएगा इस तरीके से, टी बॉडी और टी फुट। तो आपने अगर डिवाइड करना है तो आप इस तरह कर सकते हैं, इसका कोई टेबल के ऊपर कोई व्यू पे कोई असर नहीं आएगा, सही है। ये जस्ट आपके डिवीजन के लिए। अच्छा, मोर डेप्थ में आपने पढ़ना है तो W3 स्कूल में बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो आप लोग एक दफ़ा वहाँ से भी देख लीजिए। फॉर्म्स क्या होते हैं भाई, फॉर्म्स, एडमिशन फॉर्म और फीस के फॉर्म। फीस का कौन सा फॉर्म होता है भाई, आइडेंटिटी फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म है बता दो भाई, गूगल फॉर्म। और अच्छा, फॉर्म से होता क्या है, फॉर्म क्यों यूज करते हैं, अप्लाई करने के लिए, और भाई फिल करने के लिए, और भाई इंफॉर्मेशन लेने के लिए भाई,
ये बोलो ना आप, इंफॉर्मेशन लेने के लिए, फिल करने के लिए, अप्लाई करने के लिए। कुछ इस तरीके के फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये गूगल का जो सर्च बॉक्स है ये भी एक फॉर्म है, ठीक है। ये सबसे छोटा फॉर्म है कि एक आपके पास सिर्फ वो आ रहे हैं और 2 बटन्स आ रहे हैं, ठीक है। कुछ फॉर्म कंट्रोल्स होते हैं हमारे पास, जिस तरह टेक्स्ट इनपुट है, पासवर्ड है, टेक्स्ट एरिया। कोई ये एडिंग टेक्स्ट के लिए होते हैं, लाइक टेक्स्ट लिखने के लिए होते हैं हमारे पास। फिर आपके पास कुछ चॉइस करने के लिए होते हैं, जिसमें स्टैटिक चीज़ें होती है, मतलब कि हम नहीं लिख सकते, वो पहले से लिखी हुई है, बस हमें चूज़ करनी है, सही। और कुछ हमारे पास सबमिटिंग वाले होते हैं, ठीक है। और कुछ हमारे पास अपलोड करने के लिए, कोई फाइल अपलोड करनी है, कोई इमेज अपलोड करनी है, वो भी फॉर्म के अंदर ही आता है, सही है। फॉर्म के अंदर हमारे पास, देखते हैं इसको हम कॉन्टेक्ट अस में लिख लेते हैं, ठीक है। एक मैं डिव बनाता हूँ। डिव का क्या मतलब है भाई? सिंपल, एक मैं डिवीजन कर रहा हूँ, सही है। ये एक टैग होता है डिवीजन करने के लिए। तो डिव के अंदर मैंने फॉर्म का एक टैग बनाया, सही है। एक्शन को आप खाली छोड़ दें, नो इश्यूज, ठीक है। फॉर्म का टैग बनाया और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लेबल लगा दिया, ठीक है। लेबल में मैंने कहा यूजर नेम, सही। और नीचे आया, यहाँ पे मैंने इनपुट का टैग लगाया और उसकी टैग मैंने क्या रख दी, टेक्स्ट, ठीक है। और उसका मैंने नेम क्या दे दिया भाई, क्या नाम दूं? मैंने कहा यूजर नेम। जो नाम आपने याद दिया है, तो आप जब लेबल लगाओगे ना, तो फॉर के उसके अंदर भी सेम नाम दोगे, ठीक है। और अगर आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी देनी है तो आप वैल्यू भी दे सकते हो, ठीक है। वैल्यू दे दो यहाँ पे। इसका व्यू देखना है, कॉन्टेक्ट अस पे जाएं, ये आपको इसका व्यू नज़र आएगा कि एक यूज़र नेम है और उसके बाद जो आपने वैल्यू दी थी वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली पहले से ही मौजूद है, ठीक है। आप अपनी वैल्यू देना चाहें दे सकते हैं, सही। तो ये क्या होता है, ये इनपुट टाइप कौन सा है, टेक्स्ट बॉक्स है, और ये इसका लेबल है, सही। अगर आप यहाँ पे BR लगा दोगे तो क्या होगा, लेबल ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, सही है। तो आप ये भी कर सकते हो। या अगर आपको लेबल नहीं लगाना तो दूसरा तरीका क्या है, लेबल को यहाँ पे कमेंट आउट करो और ये वैल्यू जो है इसको आप यहाँ पे खाली छोड़ दो और यहाँ पे आ जाओ और प्लेस होल्डर दे दो। प्लेस होल्डर में आप लिख दो यूज़र नेम, तब यूज़र खुद समझ जाएगा कि यहाँ पे यूज़र नेम हमने लिखना है। अच्छा, बातें क्यों कर रहे हैं आप लोग? अगर आप लोगों को क्लास बोरिंग लग रही है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। जिसको जाना है वो चला जाए, बातें ना करें आप। अगर एक और इनपुट बॉक्स बना दूं मैं और इसको मैं नेम दे देता हूं, इसको मैं दे देता हूं एज का नेम, ठीक है। और इसका प्लेस होल्डर एज, तो कुछ इस तरीके से ये एज आ जाएगा, ठीक है। इसको नीचे वाली लाइन में अगर रखना है तो BR कर दो, सही है। ये नीचे वाली लाइन में आ जाएगा, लेकिन इसमें अभी भी स्पेस आ रहा है तो 2 दफ़ा BR कर दो, सही। लेकिन एज के लिए हमारे पास एक और टैग भी होती है, उसको हम कहते हैं नंबर। तो आप ये नंबर भी बन सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे आकर एज को यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका है कोई एज लिखने का? हाँ, कोई दूसरी टाइप है? दूसरी टाइप है? नहीं है। इनपुट टाइप डेट है हमारे पास। अगर इसको मैं कमेंट आउट करूं और इनपुट टाइप डेट यूज कर लूं तो यहां से मैं अपनी एज नहीं बता सकता, डेट ऑफ बर्थ बता दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे चलो एज हो जाएगी
अगर आपने एज नहीं चाहिए, आपको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तो आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ लिख दो, सही है। आईडी आप ना लिखो तो मसला नहीं है। तो यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कहीं भी आप मंथ लेके यहाँ से डेट दे सकते हो, सही। तो दो तरीके हैं, ठीक है। ये आप इस तरह भी दे सकते हो, और अगर सिर्फ एज चाहिए तो आप इस तरह दे दो। बिल्कुल। यूज़र से इंफॉर्मेशन लेनी है ना, तो यूज़र के लिए हमें आसानी करनी है, तो इसलिए हम अगर उससे डेट लिखवानी है या डेट कोई भी सिलेक्ट करवानी है, बस वो यहाँ से सिलेक्ट करेगा, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। फिर अगर आपको यहाँ पे उससे पासवर्ड भी चाहिए, तो फिर आप इनपुट टाइप क्या रखोगे, इनपुट टाइप आ रही है यहाँ पे, नहीं आ रही, पासवर्ड, सही है। तो आप पासवर्ड में क्या होगा, ये आपको हिडन नज़र आएगा, सही। सर आई जावास्क्रिप्ट से लगेगी, एचटीएमएल से नहीं लगेगी। फिर अगर आपको कुछ कमेंट्स लिखवाने यूज़र से, तो आप क्या यूज़ करोगे, क्या यूज़ करोगे, टेक्स्ट एरिया, ठीक है। तो आपको यूज़र से कोई कमेंट्स लिखवाना है, कोई नोट कुछ भी लिखवाना है, ठीक है, डिटेल में, तो आप यहाँ से टेक्स्ट एरिया में लिखवाओगे, सही। इसके अंदर प्लेस होल्डर आता है, आएगा। ठीक है, प्लेस होल्डर आ गया। इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको स्ट्रेच करके अपना टेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है। ये स्ट्रेचेबल नहीं है, इनमें से कोई भी स्ट्रेचेबल नहीं है। तो यहाँ पे आप डिफाइन भी कर सकते हो कि आपने कितने कॉलम्स देने। फॉर एग्जांपल आपने कहा 10 कॉलम्स देने, और आपने जो रॉज देनी है वो इस तरह, तो ये 10 कॉलम्स और 5 रोज हो जाएंगे, सही। बड़ा भी कर सकते हो, जो आपने रखना है साइज आप रख सकते हो, सही। तो ये कुछ फॉर्म के एलिमेंट्स हैं। फिर अगर आपने यूज़र से कुछ सिलेक्ट करवाना है, एक सिलेक्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर ऑप्शंस होंगे हमारे पास, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें देना ज़रूरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कहा एप्पल, और इसको नेम आप दे दो लाइट आवर। रिकॉर्डिंग चली ना जाए यार।